हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गुजरात बोर्ड का सोशल साइंस मतलब एसएस, उसका तीसरा चैप्टर कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हम लोग आज स्टडी करेंगे स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर का मतलब होता है, स्कल्पचर का मतलब होते हैं मूर्तियाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ जो मूर्ति बनाते हैं उसको हम लोग स्कल्पचर बोलते हैं। और आर्किटेक्चर मतलब कंस्ट्रक्शन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस होता है उसको हम लोग आर्किटेक्चर बोलते हैं। आज के चैप्टर में हम यही टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं। आपको सब पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंडिया इज अ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच कल्चर हेरिटेज। आपने आगे के चैप्टर में भी जाना है कि हमारा जो कल्चर हेरिटेज, रिच कल्चर हेरिटेज जो है, समृद्ध कल्चर हेरिटेज है, और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया जाना जाता है। मतलब इंडिया की पहचान जो है वो उसके रिच कल्चर हेरिटेज की वजह से है। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर हैज़ ब्रॉट अ यूनिक आइडेंटिटी टू इंडिया। मतलब इंडिया की पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अलग से आइडेंटिटी है उसका मेन रीज़न क्या है? आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। इंडिया के अंदर ये स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की वजह से इंडिया की अलग से आइडेंटिटी है, अलग से उसकी पहचान है। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया was greater than contemporary town planning of the world and it's very remarkable। अब यहाँ पे टाउन प्लानिंग की बात की है कि टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया की जो टाउन प्लानिंग थी इंडस कल्चर के अंदर was greater than contemporary टाउन प्लानिंग। मतलब जो पुराना टाउन प्लानिंग था उससे वो ग्रेटर प्लानिंग है ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। और वही तो रिमार्केबल है, इंडिया का यही रिमार्केबल चीज़ है कि यहाँ पे टाउन प्लानिंग बहुत ही अच्छा था। स्कल्पचर मीन्स टू कर्व द फिलिंग ऑफ स्टोन, वुड और ऑन द मेटल विथ हैमर एंड सीसल्स। स्कल्पचर का सिंपल मीनिंग दिया है कि स्कल्पचर मीन्स टू कर्व मतलब बनाना। क्या बनाएंगे आप? द फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग्स है उसको बनाना। किसके ऊपर? ऑन स्टोन, पत्थर के ऊपर, वुड, लकड़े के ऊपर, और मेटल। आप मतलब ये तीन चीज के ऊपर जो डिजाइन कर रहे हो, किसके थ्रू? हैमर एंड सीसल। हैमर और सीसल से उसके ऊपर जो डिजाइन करेंगे डेट इज योर स्कल्पचर। ये स्कल्पचर का सिंपल मीनिंग है। आगे अब स्कल्पचर का बहुत बड़ा मीनिंग दिया है। The art of shaping figure of design with a facial expression in round or its relief, professionally performed by sculpture with the help of chisel and hammer, is known as sculpture। थोड़ा बड़ा मीनिंग दिया होता है, थोड़ा बड़ा मीनिंग है, लेकिन हम लोग उसको समझते हैं। द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर ऑफ डिजाइन, मतलब जो फिगर का शेप है या आपका फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड, पूरे राउंड के अंदर आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो प्रोफेशनली परफॉर्म, मतलब आपको प्रोफेशनली उसको परफॉर्म किया जाता है बाय द स्कल्पचर, मूर्तियां बना के, विद द हेल्प ऑफ सीसल्स एंड हैमर। सीसल्स और हैमर की मदद से आपके जो भी एक्सप्रेशन है वो परफॉर्म किया जाता है प्रोफेशनली, डेट इज कॉल्ड स्कल्पचर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कल्पचर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर। देखो, आर्किटेक्चर का फर्स्ट सिंपल मीनिंग दिया है। द सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करना है तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर का सिंपल मीनिंग है। सेकंड, द वर्ड वास्तु इज यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर in Sanskrit language and it's very much renowned। The word वास्तु, वास्तु जो वर्ड है
वो आर्किटेक्चर के अंदर अगर संस्कृत लैंग्वेज में यूज होता है तो उसका मतलब भी होता है आर्किटेक्चर, एंड इट इज वेरी मच रिनाउड, और ये बहुत ज़्यादा रिनाउड है। इन दिस रेफरेंस आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, हाउसेस, टाउन्स, वेल, फोर्ट्स, मिनरेट, टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम्स कॉल आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, हम लोग किसको आर्किटेक्चर बोलते हैं? तो आर्किटेक्चर का आपको मीनिंग दिया है कि आर्किटेक्चर मतलब कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, आप बिल्डिंग बनाते हो, हाउसेस बनाते हो, टाउन बनाते हैं, वेल बनाते हैं, फोर्ट मतलब फोर्ट बनाते हो, और मिनरेट्स मतलब मीनारा, फोर्ट बनाते हो मतलब किला, टेम्पल मतलब मंदिर, मॉस्क्यू मस्जिद, और टोम्स मतलब जो मकबरा होता है वो बनाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर। फोर्थ पॉइंट, स्किल्स ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर। अगर आर्किटेक्चर का स्किल किसके अंदर दिखता है? जो आर्किटेक्ट के थ्रू जो बनाया है, जो आर्किटेक्चर ने जो चीज़ बनाई है उसके अंदर उसकी जो स्किल है वो आपको देखने को मिलती है। एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग। अब हमारा जो एंशिएंट टाउन प्लानिंग है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। उसके अंदर मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल, हम लोग ये चारों के बारे में सीखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मोहनजोदारो। इंडिया हैज़ एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। मतलब इंडिया जो है वो टाउन प्लानिंग के अंदर बहुत ही एक्सपर्ट जाना जाता था। मतलब यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट पर्सन्स थे जो ये टाउन प्लानिंग के अंदर जाने जाते हैं। मैनी सच टाउन्स हैव बीन फाउंड आउट ड्यूरिंग द आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन वर्क। मतलब आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट जब खुदाई का काम करते थे तब बहुत सारे ऐसे टाउन यहाँ पे मिले खुदाई के टाइम पे। सेकंड, द टाउन्स वेर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये जो टाउन मिले हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है फोर्थ ऑफ रूलर, मतलब सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब होता है गढ़, मतलब एक किला। फोर्ट ऑफ रूलर जो उनके रूलर थे। सेकंड पार्ट जो है वो हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। जो हाउसेस मतलब जो घर बनाते थे किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। टाउन के ऊपर के पार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहाँ पे रहते थे। और जो थर्ड है वो रेसिडेंसीज ऑफ कॉमन पीपल सिचुएटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन। टाउन के मतलब नगर के जो नीचे का पार्ट होते थे वहाँ पे जो रेसिडेंस होता था वो ज़्यादातर जो कॉमन पीपल थे वो वहाँ पे रहते थे। आगे, फोर रूलर्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। फोर्थ मतलब जो फोर्थ बनाते थे वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते थे? अपर पार्ट ऑफ द टाउन। टाउन के ऊपर के पार्ट में फोर्ट रूलर जो थे वो कंस्ट्रक्ट करते थे। फोर्ट रूलर के लिए वहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जाती थी। फोर्थ, अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विथ हाउसेज हैविंग 2 to 5 रूम्स। अब ऊपर के पार्ट में रूलर क्यों रहते थे वहाँ पे, उसके लिए क्यों कंस्ट्रक्शन करते थे? तो उसका रीज़न है कि वो कैसा होता था, वो जो जगह थी वो अपर पार्ट वो कैसा होता था? सेफ एंड प्रोटेक्टेड। वो पूरी वहाँ पे उनको सेफ्टी भी मिलती थी और प्रोटेक्शन भी मिलता था। और वो हाउसेस में कैसे होते थे? वहाँ पे जो रूम्स होते थे वो 2 to 5 रूम्स, 2 से लेकर 5 रूम वहाँ पे होते थे। फिफ्थ पॉइंट, हाउसेस ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विथ हैंडमेड ब्रिक्स। हाउसेस ऑन द लोअर पार्ट, जो लोअर पार्ट में जो हाउसेस बनाए जाते थे टाउन के अंदर, वो मेनली किससे कंस्ट्रक्टेड होते थे, किससे बनाते थे? विथ हैंडमेड,
हाथ से बनाई हुई ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट, जो हाथ से बनाते थे और ईंट जो बनाते थे उससे ये लोअर पार्ट के अंदर मकान बनाते थे। 6. People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic town than many other civilians of the world from the architectural point of view. अब उसके अंदर ये सेंटेंस में क्या बोला है, पीपल ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंदुस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसने बहुत सारा डेवलप किया। क्या डेवलप किया? मोर ब्यूटीफुल एंड सिस्टमेटिक टाउन देन मैनी अदर, जो दूसरे सिविलियन थे उससे बहुत ही अच्छा डेवलप किया था ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो इंदुस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग है और आज भी वो जाना जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है? फ्रॉम द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, और आर्किटेक्चर के हिसाब से जो देखते हैं तो ये जो था वो बहुत ही अच्छा और सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग था। 7 पॉइंट, among all of them हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो had the best टाउन प्लानिंग, और सबसे जो बेस्ट टाउन प्लानिंग था इसके अंदर तो वो दो थे। कौन से? एक था हरप्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। दैट इज द बेस्ट टाउन प्लानिंग ऑफ दिस सिविलियन, ये सिविलियन के अंदर सबसे बेस्ट टाउन प्लानिंग था। और आपको बता दूं कि ये चैप्टर में से जो 4 मार्क्स का आता है उसमें से 1 मार्क्स का एमसीक्यू आते हैं और बाकी का सी सेक्शन के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आता है। तो शायद ये 1 मार्क्स में आपको ये पूछ सकते हैं बेस्ट टाउन प्लानिंग, तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो। ओके, चलो अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में स्टडी करते। तो मोहनजोदड़ो का जो टाउन प्लानिंग है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, टाउन का कंस्ट्रक्शन। सेकंड पार्ट है वो रोड, मतलब मोहनजोदड़ो का जो रोड का जो प्लानिंग था उसके बारे में है। थर्ड जो है वो ड्रेनेज सिस्टम, वो टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद है पब्लिक बाथ, वो टाइम पे पब्लिक बाथ भी होते थे और उस पब्लिक बाथ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है वो पब्लिक बिल्डिंग, वो टाइम पे पब्लिक बिल्डिंग भी होती थी, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आप ये डायग्राम के अंदर, ये पिक्चर के अंदर देख सकते हो टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का टाउन प्लानिंग कैसा है। ये पूरा एंशिएंट टाइम का पिक्चर है जो आपको बताया है। अब इसका हम लोग फर्स्ट पॉइंट जानेंगे। इन 1922 आर्कोलॉजिस्ट नेम राखलदास बैनर्जी and Dayaram Sahani found out remains of huge town planning during the excavation work which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Mack in Larkhan district, now in Pakistan, of मोहनजोदड़ो। बहुत सारी लाइन है और बहुत सारा इसके अंदर है, समझाता हूं मैं कि इन 1922 को 2 आर्कोलॉजिस्ट जिसका नाम है राखलदास बैनर्जी एंड दयाराम सहानी फाउंड, जिसने टाउन प्लानिंग के अंदर फाउंड किया था मोहनजोदड़ो को। कब फाउंड किया था? ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन वर्क, खुदाई का काम जब कर रहे थे तब ये मोहनजोदड़ो टाउन उनको मिला था। किसके गाइडेंस में, किसके अंडर में वो लोग ये गाइडेंस लिया था खोदने के लिए? तो गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल और दूसरा जो था कॉर्नेल मैक इन लारखंड डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे थे दोनों जो गाइडेंस देने वाले थे? वो लारखंड डिस्ट्रिक्ट। अभी जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान के अंदर है। और मोहनजोदड़ो, मतलब मोहनजोदड़ो के अंदर ये 2 आर्कोलॉजिस्ट थे जिसने ये दोनों के गाइडेंस में काम करके मोहनजोदड़ो को फाउंड किया था। कितनी बार आपको ये जो नेम है वो 1 मार्क्स में पूछते हैं एमसीक्यू में, या फिर जिसके अंडर में, मतलब जिसका गाइडेंस लिया है कितने बार उसका नाम भी आपको पूछने हैं। तो आपको स्टूडेंट्स ये लोग का नाम आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट है मोहनजोदड़ो मीन्स द हीप ऑफ द डेट्स। अब यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो का
मीन्स बताया। मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या होता है? द हीप ऑफ डेट्स। डेट मतलब जो पूरा है ना, वो ढेर बोलते हैं, जहाँ डेड बॉडीज जो होती है उनका ढेर पूरा ढगला बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हीप ऑफ डेट्स। बहुत सारे बोलते हैं ना, हीप ऑफ डेट्स मतलब बहुत सारे उसके टेकरे डेट्स बॉडीज के, उसको बोलते हैं हीप ऑफ डेट्स। ये भी कितनी बार आपको एमसीक्यू में पूछते हैं, मीन्स ऑफ मोहनजोदड़ो, तो आपको ये नाम लिखना है। आगे, अब मोहनजोदड़ो का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। वो टाइम पे टाउन का कंस्ट्रक्शन कैसा था? तो म्युनिसिपल कंपोजिशन, मतलब म्युनिसिपल कंपोजिशन के हिसाब से फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाउन प्लानिंग, मोहनजोदड़ो इज द बेस्ट। सबसे अच्छा जो टाउन प्लानिंग था वो मोहनजोदड़ो का था और सबसे बेस्ट था। सेकंड पॉइंट, हाउसेज वर बिल्ट ऑन हाई प्लेन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड एंड डैम्पनेस। अब वो टाइम पे हाउसेज, घर कैसे होते थे? दे कैन बिल्ड, ऐसा बनाते थे प्लिंथ, हाई लेवल पे थोड़ा बनाते थे, हाइट पे रखते थे उनकी प्लिंथ। क्यों हाइट पे रखते थे? टू प्रोटेक्ट देम, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए। किससे प्रोटेक्शन करने के लिए? तो फ्लड एंड डैम्पनेस। फ्लड मतलब जो पूर आता है वो, और डैम्पनेस मतलब उसकी जो भेज लग जाती है घर के अंदर, सब भीनास लगती है, वो डैम्पनेस बोलते हैं। तो ये दोनों चीज नहीं लगे, इसके लिए जो मकान बनाते थे, हाउसेस बनाते थे, वो कैसा था? उनका प्लिंथ हाई था। थर्ड, द हाउसेस ऑफ द रिच पीपल वेर डबल स्टोरेड हैविंग 5 to 7 रूम्स। दूसरा क्या होता था हाउस के अंदर? जो रिच पीपल, जो पैसे वाले पीपल थे, उनके लिए डबल स्टोरेज मतलब डबल माल का होता था, और उसके अंदर 5 to 7 रूम्स होते थे, 5 से लेकर 7 रूम तक होते थे, और ये डबल फ्लोर का होता था। और जो मकान गरीब लोगों के लिए बनाते थे वो कैसा था? आगे देखो, वाइल दोज ऑफ पुअर पीपल वेर अ सिंगल स्टोरेज। पुअर पीपल के लिए जो मकान बनाते थे वो सिंगल मंजिले का होता था, मतलब सिंगल होता था। हैविंग 2 to 3 रूम्स, और उसके अंदर ज्यादातर कितने रूम होते थे? 2 से 3 रूम होते थे। और जो रिच लोग के लिए बनाते थे, जो पैसे वाले के लिए बनाते थे, उसके अंदर 5 से लेकर 7 रूम होते थे, और इसके अंदर 2 से लेकर 3 रूम होते थे। ये टाइप के हाउसेस थे। द टाउन वॉज फोर्टिफाइड। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउसेस ओपन ऑन द साइड लैंड्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड। अब वो टाइम पे जो टाउन होता था वॉज फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब पूरी चारों बाजू से उनका कवर करके रखा होता था, पूरा किला बना देते थे। और उनका जो हाउसेस का जो मेन एंट्रेंस था वो अंदर की साइड होता था। वो टाइम पे जो मेन एंट्रेंस होता था कभी भी बाहर की साइड नहीं होता था, नॉट ऑन द मेन रोड्स। उनका जो एंट्रेंस होता था मकान का या घर का, जो भी एंट्रेंस होता था वो मेन रोड के ऊपर नहीं होता था। उनका रीजन क्या था मालूम? अगर मेन रोड के ऊपर अगर एंट्रेंस होता है तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। अभी आप देख रहे हो ना कि बहुत सारे जिनका जो हाउस है, घर है, उनका जो एंट्रेंस है वो रोड के ऊपर है। अगर एंट्रेंस रोड के ऊपर होता है तो पॉसिबल है कि ज्यादा एक्सीडेंट हो गए। लेकिन मोहनजोदड़ो के अंदर जो भी मकान थे उनका जो गेट था, जो एंट्रेंस था, वो अंदर की साइड पे होता था। आगे, रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस, किचन एंड बाथरूम वेयर फाउंड इन एवरी हाउस। वो टाइम पे जितने भी मकान होते थे, मकान के अंदर कंपलसरी स्टोर हाउस भी होता था, किचन भी होता था और बाथरूम भी होता था। जितने भी घर थे उसके अंदर ये 3 फैसिलिटीज अवेलेबल होती थी। 6 पॉइंट, देयर वॉज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज टू कीप द हाउसेज एयरी एंड वेंटिलेटेड। देयर वॉज अ प्रॉपर अरेंजमेंट, विंडोज एंड डोर्स, विंडो और डोर का ऐसा अरेंजमेंट करते थे जिसकी वजह से जो एयर होती थी, एयर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम नहीं आता था, और वेंटिलेटेड भी होते थे, मतलब वेंटिलेशन भी रखते थे। तो पहले से दरवाजा और बारी ऐसे रखते थे जिससे आराम से एयर सर्कुलेशन होता था। मतलब जितने भी मकान होते थे वो कैसे होते थे? फुल्ली एयरी होते थे, हवा उजास वाले होते थे। तो ये टाइप का वो कंस्ट्रक्शन होता। अब कंस्ट्रक्शन के बाद पॉइंट्स आता है रोड्स। वो टाइम पे रोड कैसा था टाउन के अंदर? तो रोड के बारे में बताया हुआ है।
रोड आर द मेन फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। ये टाउन प्लानिंग के अंदर जो रोड है वो उसका मेन फीचर्स है, मतलब सबसे अच्छे रोड होते थे। देखो रोड की साइज भी दी है, द रोड्स वेयर 9.75 मीटर्स वाइड। कितने बड़े होते थे ये रोड, कितने चौड़े होते थे, 9.75 मीटर्स, मतलब बहुत ज्यादा बड़े होते थे रोड। सेकंड, द स्मॉल लिंक रोड क्रॉस द मेजर वंस एट अ राइट एंगल। जो छोटे छोटे जो रोड होते थे उसका जो क्रॉसिंग एंगल था वो कहाँ पे होता था, राइट एंगल पे। मतलब गली गुची में से जो भी रोड निकलते थे उसका जो एंगल था वो राइट एंगल था, मेन रोड के साथ मिलता था तो राइट एंगल पे ही मिलता था, मतलब राइट एंगल पे ही वो रोड जुड़ जाता था। और उसका रीजन क्या है कि अगर वो रोड राइट एंगल पे मिलता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है। अभी आप देख रहे हो जो राइट एंगल पे जो रोड नहीं मिलता है वहां पे एक्सीडेंट होता है। थर्ड, द रोड वेयर वाइड इनफ फॉर अ नंबर ऑफ व्हीकल टू पास एट अ टाइम। ये जो रोड होते इतने वाइड होते थे, इतने बड़े होते थे कि एट अ टाइम जितने भी व्हीकल जाना हो तो जा सकते थे। अपने जैसे नहीं था, अब तो अपने यहाँ तो कैसे है कि एक रोड पे ट्रैफिक ही कितना हो जाता है, तो वो टाइम पे ऐसे नहीं था। उनका रोड ही इतने बड़े होते थे कि आराम से नंबर ऑफ व्हीकल पास, बहुत सारे व्हीकल पास हो सकते थे। अभी तो बहुत प्रॉब्लम है रोड पास, रोड ही इतना छोटा हो जाता है कि दो व्हीकल भी एक साथ में नहीं चल सकते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, नंबर्स ऑफ व्हीकल पास हो जाते थे। 4 पॉइंट, पिट्स ऑन द रोड साइड सजेस्ट दैट देयर मैट हैव बीन अ लैम्प पोस्ट। जो रोड के आजू बाजू थोड़े बहुत खड्डे होते थे तो उससे ऐसा लगता है खड्डे से कि आजू बाजू, रोड के आजू बाजू लैम्प पोस्ट होते हैं। लैम्प पोस्ट मतलब अपने कैसे इलेक्ट्रिक के पोल होते हैं, लेकिन वो टाइम पे इलेक्ट्रिक तो नहीं था, लेकिन आई थिंक हो सकता है कि वो मसाल के खड्डे होंगे। आजू बाजू रोड के आजू बाजू क्या रखते थे, मसाल रखते थे जिससे लाइट आती थी, तो हो सकता है। और इसके लिए पिट्स ऑफ द रोड, पिट्स का मतलब छोटे छोटे खड्डे होते हैं, तो उसका रीजन हो सकता है कि वो टाइम पे ये लैम्प पोस्ट्स के लिए खड्डे बनाए होंगे। 5th पॉइंट, रोड ऑफ द टाउन वेर स्ट्रेट, मेन रोड विदाउट एनी टर्न्स। अब ये रोड की दूसरी खासियत क्या थी कि ये रोड स्ट्रेट होते थे विदाउट एनी टर्न्स, आजू बाजू फटाफट कोई टर्न नहीं होता था, सीधा ही होता था। क्योंकि जितना सीधा रहेगा उतना एक्सीडेंट कम होंगे, और जितना टर्न ज्यादा आएगा उतने एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जो टाउन प्लानिंग था उसके अंदर रोड कैसे थे, स्ट्रेट रोड थे। 6, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्पेशलिटी ऑफ एंशियंट टाइम। और ये एंशियंट टाइम की स्पेशलिटी है, एज अ कंसिडर, ऐसा माना जाता है कि ये इसकी स्पेशलिटी है एंशियंट टाइम की। 7, देयर वर 2 मेन रोड्स। देखो वो टाइम पे 2 मेन रोड होते थे। एक, वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक रोड जो होता था वो नॉर्थ टू साउथ में जाता था, एंड अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जो दूसरा रोड था वो ईस्ट टू वेस्ट जाता था। 8th पॉइंट, बोथ क्रॉस ईच अदर एट अ राइट एंगल। और ये दोनों जो क्रॉस होते थे वो कहां पे होते थे, राइट एंगल पे। दोनों ये दो जो रोड है, दोनों रोड राइट एंगल के ऊपर ही क्रॉसिंग होते थे। अब उसकी ड्रेनेज सिस्टम, मोहनजोदड़ो के अंदर ड्रेनेज सिस्टम कब थी, अभी तो ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन एंशियंट टाइम के अंदर भी ये जो मोहनजोदड़ो का टाउन प्लानिंग है उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी थी। ड्रेनेज सिस्टम मतलब गटर लाइन जो हम लोग बोलते हो, जो जिसमें से हमारा गंदा पानी जाता है, तो वो सिस्टम भी वो टाइम पे थी। ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग, है ना। टाउन प्लानिंग का ड्रेनेज सिस्टम एक यूनिक फीचर है इसका टाउन प्लानिंग का। सच ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नोवेयर एक्सेप्ट द इन आइलैंड ऑफ क्रीट इन द मेडिटेरियन सी। ऐसी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पे, और एक ऐसी जगह थी जहां पे ड्रेनेज सिस्टम थी, कौन सी जगह पे, आइलैंड ऑफ क्रीट, क्रीट का आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी के अंदर आइलैंड ऑफ क्रीट है, वहां पे ये टाइप की ड्रेनेज सिस्टम थी। और दूसरी जो थी वो मोहनजोदड़ो में थी। सेकंड, दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन। और ये ड्रेनेज का काम आप जानते हो क्या होता है
कि उसके अंदर ये सिस्टम ही ऐसी बनाई थी कि जो डर्टी वाटर है वो इसके अंदर आउट फ्रॉम द टाउन में से डर्टी वाटर निकल के ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकल जाता है। थर्ड पॉइंट, ईच एंड एवरी हाउस हैड अ सेस्पिट। जितने भी मकान थे, जितने भी घर थे, उसके अंदर एक सेस्पिट मतलब एक बड़ा सा खड्डा होता था जिसके अंदर डर्टी वाटर कलेक्ट करते थे। सेस्पिट का मतलब एक्चुअली हम लोग गुजराती में बोले तो खाड़कुआ बोलते हैं। एक बड़ा सा खड्डा कर देते थे और उसके अंदर गंदा पानी सब कलेक्ट करते थे, उसको हम लोग सेस्पिट बोलते थे। वो टाइम पे हर एक घर के अंदर सेस्पिट होती थी। दिस प्लान सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट दे वेर केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजेनिक। आपको लगता है कि ये टाइप की सिस्टमेटिक जो ड्रेनेज सिस्टम थी उससे आपको क्लियर होता है कि वो टाइम पे जो लोग रहते थे वो वेरी मच केयरफुल, किसके लिए ज़्यादातर केयरफुल थे, किसके लिए, देयर हेल्थ एंड हाइजेनिक। मतलब वो टाइम के लोग हेल्थ और हाइजेनिक में भी मानते थे और इसके लिए इतनी सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम यूज करते थे। अब उसके बाद पॉइंट आता है पब्लिक बाथ। बराबर, प्राइवेट बाथ तो आपको मालूम है आपके घर में होता है, वो प्राइवेट होता है, लेकिन वो टाइम पे पब्लिक बाथ भी होते थे। जैसे अभी है ना म्यूनसिपालिटी के होते हैं टॉयलेट एंड बाथरूम, तो वो टाइम पे पब्लिक बाथ भी होते थे। तो पब्लिक बाथ के अंदर क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट, अ ह्यूज बाथ वॉज एक्सकेवेटेड एट मोहनजोदड़ो। जब खुदाई काम हुई तो बहुत बड़े बड़े बाथरूम भी मोहनजोदड़ो के अंदर मिले। सेकंड, देयर वॉज एन अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर इन एंड डर्टी वाटर आउट। अब देखो बाथरूम के अंदर भी कैसा अरेंजमेंट किया है कि अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर अंदर आता था और जो डर्टी वाटर था वो बाहर चला जाता था, आउट। ये इसकी सिस्टम थी कि जब भी जरूरत होती थी तो अच्छा पानी अंदर आता था, फ्रेश वाटर कम इन एंड डर्टी वाटर आउट, गंदा पानी बाहर चला जाता था। थर्ड पॉइंट, there might have been facility for hot water and small rooms for changing the clothes। देखो बाथरूम के अंदर भी दो टाइप की फैसिलिटीज थी। एक फैसिलिटीज थी फॉर हॉट वाटर, नहाने के लिए गर्म पानी, और दूसरा स्मॉल रूम्स फॉर चेंजिंग द क्लोथ, और एक छोटे छोटे जो रूम होते थे जिसके अंदर आप अपने नहा धो के कपड़े भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी स्विमिंग पूल में होता है, आप जब स्विमिंग पूल में जाते हो तो स्विमिंग पूल के अंदर नहाने की फैसिलिटीज भी होती है, हॉट वाटर की भी, और कपड़े चेंजिंग के लिए रूम भी होते थे। तो ये चीज मोहनजोदड़ो के टाइम पे भी थी। फोर्थ, दिस पब्लिक बाथ माइट हैव बीन यूज ऑन फेस्टिवल एंड रिलीजियस सेरेमनी। ऐसा माना जाता है कि ये जो पब्लिक बाथ था वो कब यूज होता होगा, एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, या कोई त्यौहार के अंदर, एंड रिलीजियस सेरेमनी, या कोई धार्मिक क्रिया प्रथा होती होगी, तब ये बाथरूम यूज होता होगा। ये है पब्लिक बाथ। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। पब्लिक बिल्डिंग में क्या होता था, फर्स्ट पॉइंट, द रूइन ऑफ 2 ह्यूज बिल्डिंग हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदड़ो। ये एक्सकेवेशन के काम से, ये खुदाई के काम से आपको दो बड़ी बिल्डिंग हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अंदर 2 बिल्डिंग खुदाई के टाइम पे आपको मिली है। सेकंड पॉइंट, दे माइट हैव बीन यूज एज अ टाउन हॉल और एज अ थिएटर और एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ग्रेनरी। अब ये जो बिल्डिंग है वो कौन से काम में आती थी, तो हो सकता है कि वो टाउन हॉल में यूज होती होगी, या एज अ थिएटर यूज करते होंगे, या एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए यूज करते होंगे, या ग्रेनरी के। ग्रेनरी मतलब कोठार, कि जहाँ पे अनाज पानी जो होता था, जो प्रोडक्शन होता था, उसको वहाँ रखते थे एज अ स्टोर, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है वो ये 4 पर्पस के लिए यूज होती होगी। थर्ड पॉइंट, द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग वॉज ऑल्सो फाउंड। बैरक ऑफ बिल्डिंग मतलब बहुत सारे मकान एक साथ में होते हैं ना, एक लाइन में, तो उसको बोलते हैं बैरक ऑफ सच बिल्डिंग। तो ऐसी बिल्डिंग भी मिली जो लाइन में होती थी। हो सकता है कि शायद वो टाइम के सोल्जर्स के रहने के लिए बनाया हो। देखो नीचे पॉइंट है, दिस मस्ट हैव बीन यूज टू एकोमोडेट सोल्जर्स। माना जाता है कि वो टाइम पे जो किंग एम्पायर था
उसके अंदर जो सोल्जर्स होते थे उनके रहने के लिए ये चीज बनाई होगी, अकोमोडेशन। मतलब ये पब्लिक बिल्डिंग जो थी वो सोल्जर के रहने के काम में आती होगी, ऐसा माना जाता है। आई थिंक मैंने जहां तक आपको समझाया है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो स्टूडेंट्स आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर जो नहीं समझ में आया मैं आपको 100% समझा दूंगा। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और हमेशा मेरे वीडियो आपको मिलते रहे इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे वीडियो आपको हर हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।